तो प्रिपरेशन को आप लूज़ मत करिए, ये मत सोचिए कि नीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। बस आपने कंप्लीट कर लिया अच्छी बात है, लेकिन ये सब फैक्टर ना आपको एग्जाम में अपियर होने के बाद ही पता चलेगा। और एक एक्स्ट्रा रूम मिला है, ये स्टडी रूम है। यहाँ पे जैसे अगर मुझे पढ़ना है या मेरे रूम पार्टनर को पढ़ना है तो वो इसमें आके पढ़ सकता है, और मुझे सोना है तो मैं यहाँ पे आके सो सकता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम अकरम कामिल, आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो बेसिकली अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो मैंने जैसे 9th में मैं AMU में ज्वाइन किया था, और फिर मैंने 10th में आकाश ज्वाइन किया, आकाश अलीगढ़। तो फिर वहाँ पे मैंने NTSC के लिए प्रेप किया, थोड़ा फाउंडेशन के लिए, मतलब फाउंडेशन के भी कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए थे वहाँ पे। तो 10th से मैंने बेसिकली अपनी नीट की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो फिर 10th में NTSC स्टेज 1 हुआ, NTSC स्टेज 2 हुआ, दोनों क्वालिफाई किया मैंने। और फिर 11th में मैं आकाश दिल्ली आ गया, और फिर यहाँ पे KVPY ऐसे रैंक जो है मेरी वो 47 है, और 12th में जो KVPY होती है उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 13th है। फिर हम देखते हैं NACB जो होता है 11th में ओलंपियाड है नेशनल लेवल, मैंने उसे क्वालिफाई किया था। और फिर 12th में NACB, NACP एंड NACC तीनों ओलंपियाड मैंने क्वालिफाई किया था। फिर NACB का जो नेक्स्ट स्टेज है INBO वो भी मैंने क्वालिफाई किया, मगर कोविड को लेके उसका जो फर्दर स्टेज थे वो कैंसिल हो गए। और फिर एट लास्ट उससे पहले JEE का एग्ज़ाम हुआ, JEE में मेरी जो परसेंटाइल थी वो 99.57 थी। और फिर एट लास्ट नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे जो स्कोर थे 695 आउट ऑफ 720 था। हाँ, मुश्किल तो है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नीट के लिए फोकस होकर पढ़ेंगे तो नीट का सिलेबस तो लिमिटेड सा, हम जानते हैं 11th 12th का जो सिलेबस है, तो आप वो पूरा फोकस होकर पढ़ेंगे तो वो निकाल सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि KVPY भी निकाले, आप ओलंपियाड में भी सिलेक्शन ले, JEE का एग्ज़ाम भी दे, तो उसके लिए आपको मतलब एक वास्ट रेंज ऑफ सिलेबस कवर करना पड़ता है। मैंने मैथ को कवर नहीं किया था, मतलब JEE में मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पढ़ा, मैथ मैंने नहीं पढ़ा। फिर भी मेरी जो परसेंटाइल थी 99.57 थी। तो आपको KVPY के लिए अगर प्रिपरेशन करना है या ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करना है तो आपको थोड़ा नीट से हाई लेवल के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो आपको JEE लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। आपको JEE की बुक तो लगाने नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर JEE के मिल रहे हैं मेंस के, एटलीस्ट JEE मेंस के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, मॉक टेस्ट हैं, तो उसको लगा लीजिए। पास्ट ईयर के जो JEE के पेपर है उसको लगाइए, वो काफ़ी हेल्प करता है आपको। मतलब नीट तो ठीक है, नीट आप बेसिक फिजिक्स करके भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओलंपियाड में जाते हैं या KVPY में जाते हैं तो वहाँ पे एक हाई स्टैंडर्ड की फिजिक्स या केमिस्ट्री आती है। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि JEE के पास्ट ईयर पेपर या मॉक पेपर आप लगा लीजिए। अगर आप जैसे 10th से आप स्टार्ट करें, NTSC की प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बेसिक एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो NTSC है। तो अगर आप 9th-10th में NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अगर जैसे सेल चैप्टर है 9th में बायोलॉजी में, तो वो 11th में भी सेल चैप्टर आता है। अगर लेकिन आप NTSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप 40 to 50% सेल आप जो 11th में वो 9th में ही कवर कर लेंगे। तो 11th में आके जो एकाएक बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन अगर 9th से आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, 10th से प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो काफ़ी हद तक आपका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट, अगर आप डायरेक्ट नीट में जाके अपीयर हो रहे हैं, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम ही नीट है, तो आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो ना, तो वहाँ पे एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है वो आपके सिलेबस को, आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। लेकिन आपने पहले NTSC दे रखा है या KVPY दे रखा है या JEE दे रखा है, तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, आपको कैसे अटैम्प्ट करना होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। ये सब फैक्टर्स, मतलब सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया अच्छी बात है, लेकिन ये सब फैक्टर ना आपको एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए आप सिर्फ नीट के लिए फोकस है तो अच्छी बात है, लेकिन जितने भी और भी एग्ज़ाम्स है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो एग्ज़ाम को भी आप एक बार ज़रूर दें। कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं होता है या पेपर टफ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बार एग्ज़ाम को देंगे तो आपको इन्वायरमेंट का पता चलेगा कि एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट कैसा होता है। पिछली बार भी हुआ था, हमारे बैच में यही हुआ था कि नीट डिले होता जा रहा था। लेकिन पहली बात तो कि आपको प्रिपरेशन को आप लूज़ मत करिए, ये मत सोचिए कि नीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। वो आपके हाथ में नहीं है कि आप नीट नहीं कंडक्ट करा सकते ना, तो वो आपके हाथ में नहीं है कि आप नीट कंडक्ट कराएं। तो आपके हाथ में प्रिपरेशन है, आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अगर जैसे आपने रिवीजन कर लिया है, या मान लीजिए कि मैं में नीट होने वाला था, तो आपको उस हिसाब से आपका
सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उस टाइम में आप रिवाइज करिए। अगर जैसे अभी टेंटेटिव इसको डेट है जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त तक अगर नहीं हो रहा है एग्जाम और भी डिले हो रहा है तो आप अभी 1 अगस्त तक रिवाइज करिए, उसके आगे मॉक टेस्ट करिएगा। तो आप प्रिपरेशन मत रोकिए, आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करिए, फर्स्ट बार रिवाइज करिए, सेकंड बार रिवाइज करिए। अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो मॉक टेस्ट करिए। मैं तो बोल रहा हूँ जैसे पिछली बार जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला था, मैंने पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट, मेरा मिनिमम जो था पर डे 1 मॉक टेस्ट था, मैक्सिमम 3 तक गया था। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप भी 3 मॉक टेस्ट पर डे लगाइए, लेकिन मिनिमम आप 1 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए डेली। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ क्योंकि ऑनलाइन में ही चला गया, लेकिन जितना भी हमने देखा, लाइब्रेरी हो गया, यहाँ का जो यहाँ के लैब्स हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, डीएच है, वो सब रियली बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ के जो कम्युनिटी है, आपके सीनियर्स है या आपके प्रोफेसर्स है या आपके जेआर है, वो सब आपको हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो सीनियर है वो आपसे सीनियर है तो आपसे क्यों ही बात करें, या उसका आपसे फ़ायदा नहीं है तो आपसे क्यों बात करें, ऐसा कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। जूनियर सीनियर में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, प्रोफेसर से आपके इंटरेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, और यहाँ पे सब आपको हेल्प करने के लिए रेडी होता है, बस आपको अप्रोच करना होता है। आप किसी को भी पास भी चाहिए वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, आप उसको जानते हो ना जानते हो। तो ये बात तो बहुत अच्छी है इसकी। उतना आगे का तो नहीं सोचा है, लेकिन अभी देखते हैं, अभी एक्सपोजर, आई एम ओपन टू ऑल ब्रांचेस, अभी देखेंगे किस में मेरा इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से फिर। जो अभी नीट के लिए अपियर करना चाह रहे हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखिए। बोर्ड कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि नीट होगा नहीं होगा, ये डायलेमा अपने अंदर मत आने दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और जो अभी 11th में या 12th में है उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा डाइवर्ट मत होइए, एनसीईआरटी फोकस्ड रखिए। नीट के पेपर आसान आ रहे हैं, आपको अपने सिलेबस से ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि 3-4 बुक पढ़ रहे हैं बायो के लिए, हम कोई सी भी बुक उठा के पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको अगर बहुत अच्छे से कमांड हो गया एनसीईआरटी पे तो आप किसी रेफरेंस बुक पे जाइए, अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करिए। टीचर्स जो होते हैं वो आपको बहुत साल से पढ़ा रहे होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो किसी बात को बोल रहे हैं तो वो किसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। आप अभी नए नए 11th में आया हो या नए नए 12th में आए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको हो सकता है लगे कि नहीं यार एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखा है, इतना क्यों ही पढ़ूँ, मेरे पास तो टाइम है अच्छी बात है। तो आप एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पूरा एनसीईआरटी पे कमांड नहीं हो जा रहा है आप अपने सिलेबस से बाहर मत जाइए। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप जाइए, अच्छी बात है। जैसे फिजिक्स के लिए मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने एससी वर्मा लगाया था, लेकिन वो नीट के सिलेबस का नहीं है एससी वर्मा, क्लियर सी बात है, वो जेईई का सिलेबस का। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ अगर फोकस नीट है तो आप ज़्यादा डाइवर्ट मत होइए पाथ से, क्योंकि पेपर आसान आ रहे हैं। 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 का पेपर भी काफ़ी हद तक आसान ही था। तो आपको ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस से, सिलेबस फोकस्ड पढ़ाई करिए। अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, सिलेबस से थोड़ा बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बिना कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, टीचर अच्छे हैं तो उनके लेक्चर्स को सुनिए। और उसके बाद मैंने बताया कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन जाके किसी लेक्चर्स को देखिए, किसी टीचर्स को आप फॉलो करिए, 3-4 टीचर को आप एक बार देखिए जो उनमें आपको अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे हो गया या कोई भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके 3-4 टीचर को देखिए जो आपको सूट कर रहा है, आप उस टीचर को फॉलो करिए और उस टीचर के नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स सच में बहुत काम आता है। आप बार बार लेक्चर को नहीं सुन सकते ना, आप एक बार लेक्चर को सुन रहे हो, उसका नोट्स बना लीजिए, फिर नोट्स से रिवाइज करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अगर भूल जा रहे तो आपको लेक्चर फिर से देखना पड़े, इसलिए नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार लेक्चर को सुन रहे हो, उसका नोट्स बना लीजिए। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी खुद से पढ़ के काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है, स्पेशली बायो में। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है बायो के एनसीईआरटी में, 2 बुक है 11th-12th मिला के, आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी भी अच्छे फैकल्टी के ऑनलाइन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो खुद से पढ़ के नहीं होगा, आपको किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अगर आप बोले कि खुद से पढ़ के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री समझ जाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता, या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या तो फिर आपको कोई गलत बता रखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री खुद से हो पाएगा। डिफ़िकल्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसके लिए आपको किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन।
मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, वहाँ पे बेसिकली मैं 9th एंड 10th को फाउंडेशन के लिए गाइड करता हूँ। NTSC, NSC, GS, KVPY जितनी भी फाउंडेशन एग्ज़ाम है मैं उसके लिए गाइड कर रहा हूँ। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन रीच मी एट माई इंस्टा ID, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एट लास्ट तो मैं यही कहूँगा कि प्रिपरेशन को जारी रखिए। आप कहीं भी मतलब ऐसा आने ही मत दीजिए दिमाग में आपको ख्याल कि ना थोड़ा डिले हो रहा है तो मैं भी डिले हो जाता हूँ, थोड़ा लैग कर जाता हूँ या थोड़ा रेस्ट कर जाता हूँ, 2 साल से तो प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। ये सब ख्याल अपने दिमाग में भी बिल्कुल मत आने दीजिए। जब तक नीट नहीं हो रहा तब तक फोकस्ड रहिए। उसके बाद रिज़ल्ट के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार रिज़ल्ट आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको लगेगा कि जितना मैंने इनपुट डाला था वो सब बाहर आ रहा है, उसका रिजल्ट बाहर आ रहा है। तो प्रिपरेशन को अभी मत रोकिए, कुछ दिन और लगा दीजिए, 2 महीना या 3 महीना जितना भी एक्सटेंड हो रहा है तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सर, आपके साथ अच्छा लगा इंटरव्यू होके। हाँ, तो ये हमारा यूजी को जो रूम मिल रहा है इस बार वो रूम है, और शेयरिंग रूम मिला है इस बार। तो 2 स्टूडेंट रहते हैं एक रूम में। ये मेरा बेड हो गया, ये मेरे रूम पार्टनर का बेड हो गया। सब इंडिविजुअल अलमीरा मिला है, एक अलमीरा इस साइड है और एक अलमीरा यहाँ पे हमें वॉल में फिट है ऑलरेडी ये अलमीरा। एक स्टडी टेबल है यहाँ पे। दोनों स्टडी टेबल यूजुअली अंदर होता था, लेकिन मैंने बाहर निकाल के स्टडी टेबल को रख दिया क्योंकि मेरा रूम पार्टनर अभी घर पे गया हुआ है, तो मैं यहीं पे पढ़ता हूँ अभी। और फिर ये हमारा रेक है, इसमें बुक्स रहते हैं और जितने डेली यूज के सामान है हम यहाँ पे रख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा रूम मिला है, ये स्टडी रूम है। यहाँ पे जैसे अगर मुझे पढ़ना है या मेरे रूम पार्टनर को पढ़ना है तो वो इसमें आकर पढ़ सकता है, और मुझे सोना है तो मैं यहाँ पे आकर सो सकता हूँ। तो ये थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम मिला है। यहाँ पे एक अलमीरा है इसमें सामान रखने के लिए, और इधर एक वॉश बेसिन है। आपको जितना ब्रश करना या ट्रिमिंग शेविंग करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे वो इस गेट के पीछे एक यहाँ पे एक छोटा सा अलमीरा टाइप का, इसमें आप सामान रख सकते हैं अपने डेली यूज का। तो बेसिकली 2 रूम मिल गए आपको, एक बेडरूम टाइप हो गया और एक स्टडी रूम टाइप हो गया। तो 2 शेयरिंग रूम है, तो उसमें उस हिसाब से बहुत अच्छा रूम है कि अगर 2 बच्चे हैं तो कम से कम 2 रूम आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है।